हेलो हेलो हेलो। आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहले डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा था। वहाँ पे हमने देखा था जो चार्ज डेंसिटीज़ होती हैं वो तीन तरीके से डिफाइन होती हैं। पहला उसमें हमने देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको कि लैम्डा कहते थे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। उसके बाद हमने देखा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि जब चार्ज बॉडी के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके एरिया पे, वहाँ पे टर्म डिफाइन था सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे, एंड दैट वाज इक्वल्स टू Q बाई ए। ऐसे ही आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया था, उसके स्ट्रेंथ को फाइंड आउट किया था, और हमने देखा था E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो वो तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से था। लेकिन क्या हो अगर बॉडी चार्ज जो है बॉडी में पूरा तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की, जिसमें चार्ज जो है वो पूरे के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। नो मैटर बॉडी का शेप आपका कैसा है, हो सकता है कि बॉडी एक रॉड हो सकता है बॉडी आपकी स्फेयर हो सकता है बॉडी आपका सॉलिड सिलेंडर हो, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि एक्सटेंडेड बॉडी, जब भी कोई चार्ज एक्सटेंडेड बॉडी होती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। थोड़ा सा छोटा सा हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्ज्ड बॉडी। एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी का मतलब कि बॉडी में कुछ ना कुछ उसकी डायमेंशन है। बॉडी को हमने पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। चलो हमने मान लिया रैंडमली कि ये कोई रैंडम शेप की बॉडी है। क्या इसका शेप है उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर चार्ज है Q, ये पूरा का पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी वजह से, इस पूरे बॉडी की वजह से जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, चलो हमने ऐसे दिखा दिया कि बॉडी वॉज पॉजिटिवली चार्ज्ड। उस केस में इस बॉडी की वजह से लेट अस सपोज यहाँ पे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो इस केस में हम करते क्या है, चाहे बॉडी आपका किसी भी शेप का क्यों ना हो, सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, जैसे ये आपकी बॉडी थी, कंप्लीट बॉडी आपकी है, तो और कंप्लीट बॉडी की वजह से आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला हम क्या करें कि एक छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट हम एज्यूम कर लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट, और उस एलिमेंट पे चार्ज हम एज्यूम करेंगे dq। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एलिमेंट बहुत ज़्यादा छोटा है तो उस पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा बहुत ज़्यादा कम होगा। इस चार्ज को वी कैन ट्रीट लाइक अ पॉइंट चार्ज, इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह से अब यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले पता कर लें कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनने वाला है। चलो हमने मान लिया कि ये R वेक्टर है और इस डायरेक्शन में R कैप हमने मान लिया यूनिट वेक्टर। चूँकि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज थी, इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट है छोटा सा हमने चूज़ कर रखा है, जिस पे चार्ज हमने dq मान रखा है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसकी वजह से जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी अवे, ठीक है, अलॉन्ग द लाइन अवे फ्रॉम द पॉइंट P, और इसको हमने मान लिया dE। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ही छोटा निकल के आ गया, क्योंकि एलिमेंटल चार्ज हमने बहुत ज़्यादा छोटा ले रखा है। तो सबसे पहले हम dE कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब आप यहाँ पे dE का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो dE इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq डिवाइड बाई ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर R स्क्वायर, और साथ ही साथ R कैप हम यहाँ पे लगा देंगे। तो dE जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये dE इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq। हमने पूरी बॉडी की वजह से भी कैलकुलेट नहीं किया, भाई हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए टोटल बॉडी की वजह से। तो अब क्या करते हैं, सारे के सारे जो dE हैं सबको हम ऐड कर देते हैं। इस टाइप के बहुत सारे चार्ज रहे होंगे, dq यहाँ भी रहा होगा, dq यहाँ भी रहा होगा, dq यहाँ भी रहा होगा, सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है, हर एक dq की वजह से इंडिविजुअली dE इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है। फाइनली बॉडी का शेप जिस तरह से है उस तरह से हम इस dE को इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंप्लीट बॉडी, ड्यू टू कंप्लीट बॉडी, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E मान लिया और इट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका जो dE है ये हो जाएगा।
और यहाँ पे जो भी हम लिमिट लगाएंगे ना वो बॉडी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो भी आपकी बॉडी है उसी के हिसाब से हम लोग लिमिट का यहाँ पे चुनाव करेंगे जैसा भी होगा। फिलहाल अभी थोड़ी सी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी समझने में कि हम कह क्या रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग एक एक केस करते जाएंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल ही हमने लिया। एग्जांपल क्या है, ये एक स्टैंडर्ड केस है आपका एक, कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है और उस रॉड की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है टोटल कंप्लीट रॉड की वजह से। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। हमने मान रखा है कि ये जो रॉड है, लेट अस सपोज कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई रही होगी। इसकी लेंथ को हमने मान लिया L। हमने ये मान लिया टोटल चार्ज जो इस रॉड पे गिवन था वो था कैपिटल Q, ठीक है। और इसके एक एंड से R डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस हो गई R, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे हमें नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लेट अस सपोज कि कोई पॉइंट P था, तो जो गिवन डाटा है आपके सामने चाहिए, ये जो पॉइंट P है वो एक्सियल लाइन पे है। अब इसकी वजह से टोटल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो वही वाला केस आ गया। जैसे हमने देखा कि चार्ज पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि हम एक एलिमेंटल सेगमेंट ले लेते हैं जिस पे चार्ज को हम मान लेते हैं dq, और उसकी वजह से पहले उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। बाद में फिर जिस टाइप की बॉडी होती है हमको इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। तो चलिए, अगर यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ देर के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। हमने क्या किया, चलो ये L हो गया। अगर ये मिड पॉइंट हो गया है रॉड का, ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन का कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये कंप्लीट अगर L है तो ये आपका हो जाएगा L/2 और इधर भी आपका हो जाएगा L/2। जहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब हमने क्या किया कि इस पॉइंट P से x डिस्टेंस पे हम एक एलिमेंट चूज कर लें, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट P से हमने x डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया, ये एलिमेंट, और ये डिस्टेंस आपकी थी x, और इस एलिमेंट का जो विड्थ था, चौड़ाई जो इस एलिमेंट की थी, वो हमने मान ली dx, ठीक है। इसकी चौड़ाई को हमने मान लिया dx। अब इस एलिमेंट की वजह से सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि इस एलिमेंट पे चार्ज है कितना। तो चलो, हमने मान लिया कि ये जो भी आपको एलिमेंट ये दिखाई दे रहा है dx विड्थ का, इस पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो है dq, ठीक है। तो dq हमें पहले तो निकालना पड़ेगा ना। dq को सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लें कि dq है कितना। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। अब देख सकते हैं कि टोटल L लेंथ पे, अगर रॉड की लेंथ L है तो जो चार्ज उस पे है वो है कैपिटल Q, यानी कैपिटल Q टोटल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल L लेंथ पे। तो अगर यूनिट लेंथ होता तो आप कहते तब तो हो जाता चार्ज Q/L। हमें कितने लेंथ के लिए कैलकुलेट करना है, हमें तो dx लेंथ के लिए कैलकुलेट करना है ना। हमें तो ये देखना है कि ये जो dx लेंथ है, ये जो स्ट्रिप एलिमेंटल स्ट्रिप हमने चूज़ कर रखा है, उस पर चार्ज कितना है। तो अगर dx लेंथ होता तो उस पर जो चार्ज की वैल्यू हमने मान रखी है dq, एंड इट विल बी इक्वल्स टू Q/L इंटू dx। तो dq तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस dq की वजह से यहाँ पे कैलकुलेट कर लें। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरी की पूरी रॉड अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो dq भी आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला है वो dE इस डायरेक्शन में निकलेगा, अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो, ठीक है। तो dE की वैल्यू सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लें। तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq। तो यहाँ से हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq। इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो है dE। तो हमने लिखा यहाँ पे dE, और dE की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq डिवाइड बाई ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, एंड डिस्टेंस हो गया x। क्योंकि हमें डिस्टेंस इस
डी क्यू से मेजर करना है, तो डी क्यू से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, तो डी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो गया। हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है फिलहाल, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में ऑलरेडी हम श्योर हैं, डायरेक्शन होना किधर है। तो डी ई इज इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल्स टू, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट को हम सिंपल के लिख दे रहे हैं, या फिर छोड़िए के लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जगह पे हम रख सकते हैं क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, डिवाइड बाई नीचे आपका है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये तो रहा डी ई, बट हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, पूरे रॉड की वजह से चाहिए, तो पूरे रॉड की वजह से हमें निकालना है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट रॉड, कंप्लीट रॉड, ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका, ये जो डी ई हमने कैलकुलेट कर रखा है ना उसका, एलिमेंटल चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इंटीग्रेट करना है, तब जाके हमें पूरी बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे पता चलेगा। अब बात है यहाँ पे लिमिट की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लिख लें, डी ई जो भी निकल के आ रहा था उसको हम यहाँ पे लिख लें, तो ये है आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल, और ये है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम, आपको पता है कि इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लेना होता है, तो यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, चार्ज फिक्स है बाई क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन है रॉड को, वो वैरी नहीं करने वाला, वो भी फिक्स है, कांस्टेंट है, रॉड की लेंथ कांस्टेंट है, वो हम चेंज नहीं कर सकते, यानी ये पूरा का पूरा जो टर्म्स दिख रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल, ये कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर कर लिया इंटीग्रेशन साइन के, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया क्यू डिवाइड बाई एल, ठीक है। और इंटीग्रेशन साइन के अंदर आपका बचेगा डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए लिमिट की बात आ रही है, हमने बोला था यहाँ पे कि जो लिमिट है वो बॉडी के हिसाब से लगाते हैं, जिस शेप की बॉडी होती है, और खास करके वेरिएबल को देख के लगाना होता है, वेरिएबल को ध्यान में रख के। तो पहली बात कि यहाँ पे रॉड हमने ले रखा है, और साथ ही साथ वेरिएबल है इसमें एक्स, एक्स कौन सी डिस्टेंस है इस एलिमेंटल चार्ज की इस पॉइंट पी से, इसको हम वैरी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको dx यहीं पे चूज करना था, आप dx यहां भी चूज कर सकते थे एलिमेंट को, आप एलिमेंट को यहां भी चूज कर सकते थे, आप एलिमेंट को यहां भी चूज कर सकते थे, आप एलिमेंट को कहीं भी चूज कर सकते थे, आप फ्री थे, ठीक है। तो कहां से कहां तक चूज कर सकते हैं उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। अगर सोचो एलिमेंट को हम यहां पे अगर चूज करते तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाती, x की वैल्यू कितनी हो जाती, r के बराबर हो जाती, और यही अगर इस एलिमेंट को हम यहाँ पे चूज करते तब ये कितना हो जाता है, पूरा डिस्टेंस आप बोलते L प्लस आर के बराबर हो जाता कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आप खुद देख लीजिए। लिमिट लगाने में भी सिर्फ आपको इसी बात का ध्यान देना है कि जो भी आपने वेरिएबल ले रखा है, वेरिएबल वाला जो टर्म्स है जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, देख के पता चल जाता है, dx लगा हुआ है ना x के साथ d, इसका मतलब x वेरिएबल है। आप इस एलिमेंट को यहाँ भी चूज कर सकते थे, आप इस एलिमेंट को यहाँ भी चूज कर सकते थे। तो मान लो जब आप इस एलिमेंट को यहाँ पे चूज करते तो जो आपकी ये x की वैल्यू पहले इतनी थी अब इतनी हो जाती, यानी r के बराबर हो जाती। तो एक बात तो आपको पता चल गया कि जो लोअर लिमिट लगने वाली है वो कितनी लगने वाली है, r। और साथ ही साथ इस एलिमेंट को अगर हम यहाँ पे चूज कर लेते इस वाले एंड पे, तो ये जो डिस्टेंस है x वो कितना हो जाता, l प्लस आर के बराबर हो जाता। तो अपर लिमिट के बारे में पता चल गया, इट विल बी l प्लस आर, ऐसे यहाँ पे r से लेकर l प्लस आर, ठीक है। अब ये 1/4 जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको हम k लिख ले रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बड़ा सा दिख रहा है, इसको हम सिंपल k लिख ले रहे हैं। तो ये आपका हो गया k q डिवाइड बाई l। और ये चीज़ आपको बेसिक इंटीग्रेशन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि 1/x² को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करें तो वो होता है -1/x। साइड में हम कहीं लिख दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² विद रेस्पेक्ट टू x ये होता है -1/x। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पे 1/x² है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा -1/x। और साथ ही साथ लिमिट यहाँ पे है, लिमिट है r से लेकर l प्लस आर तक, तो ये r से लेकर l प्लस आर तक की लिमिट लग गई। उसके बाद वाला क्या होता है स्टेप, उसके बाद स्टेप ये होता है कि एक तरह से यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि वेरिएबल में एक लिमिट लगी हुई है।
वेरिएबल जो x है आपका r से लेकर r प्लस एल तक वेरी कर सकता है। तो इसके बाद वाला स्टेप यही होता है कि जो वेरिएबल निकल के आया इंटीग्रेट करने के बाद जो x निकल के आया वहाँ पे एक बार अपर लिमिट रखी जाती है माइनस, एक बार लोअर लिमिट रखी जाती है। तो यहाँ पे माइनस के साथ निकल के आया, तो अगर हम इसको प्लस करना चाहें तो फिर ये जो लिमिट है वो रिवर्स हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो ये आपका हो गया KQ/L और ये सिंपल 1 अगर इसको x कर दें, -1/x से 1/x कर दें तो ये हो जाएगा, लिमिट रिवर्स हो जाएगी। जो लोअर लिमिट है वो अपर बन जाएगी, अपर लिमिट लोअर बन जाएगी। तो ये हो जाएगा L प्लस R से लेकर ये हो जाएगा यहाँ पे अपर लिमिट R। ठीक है, अब वही काम करना है हमें, अब लिमिट को सब्सटीट्यूट करना है जहाँ पे, तो जगह की कमी है। चलो इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू कर ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा जी ये चीज़। उसी चीज़ को हम इधर यहाँ पे कंटिन्यू कर ले रहे हैं। तो ये E = हो गया KQ/L, साथ ही साथ ये हो गया 1/x, यानी x के जगह पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो गया 1/r माइनस 1 लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट क्या है L प्लस R, तो ये हो गया L प्लस R। तो ये पूरा का पूरा अपना डेरिवेशन निकल के आ गया, जो भी फॉर्मूला निकल के आना था एक्सियल पॉइंट P पे, जो कि एक एंड से R डिस्टेंस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है। यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, इसको हम अलग से लिख दे रहे हैं। तो ये फाइनली जो E का एक्सप्रेशन निकला है, E = ये निकला है KQ/L और ये हो गया 1/r माइनस 1/L प्लस R। तो ये तो एक्सियल पॉइंट के बारे में हमने कैलकुलेशन कर लिया कि अगर टोटल चार्ज रॉड पे गिवन है कैपिटल Q, रॉड की लेंथ अगर कैपिटल L है, साथ ही साथ एक एंड से R डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू कंप्लीट रॉड, तो उसका फॉर्मूला निकल के आ गया KQ/L 1/r माइनस 1/L प्लस R। तो जो बेसिक चीज़ समझने वाली थी उसमें यही था। यहाँ पे तो लिमिट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया। ठीक है, ये भी यहाँ पे E = कर लीजिए, ये भी आपका E = है। यहाँ पे देखिए R ये यहाँ की लिमिट है, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन का यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम सही से लिख दें, ये वाला R है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना हो जो कि उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे हो। इक्वेटोरियल लाइन कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। जैसे यहाँ पे तो हमने एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अगले केस में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पे एट ए डिस्टेंस R। जैसे हम यहाँ पे एट ए पॉइंट P कैलकुलेट कर रहे थे जो कि एक एंड से R डिस्टेंस पे था, तो वहाँ पे हम बात करेंगे सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन पे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ड्यू टू कंप्लीट रॉड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने।